नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, लोकसभा में 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण का बिल रखा गया है और संविधान संशोधन का बिल, उस पर चर्चा जारी है। इस बीच अब से कुछ देर पहले इस पर चर्चा की शुरुआत हुई है, जिसमें प्रस्ताव है कि 10% आरक्षण उन लोगों को दिया जाए जिन तबकों को अभी तक आरक्षण नहीं मिला था, लेकिन जो उनमें से गरीब हैं, और इसकी एक सीमा तय की गई है। और इसी पर बड़ी बहस इस वक्त देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में जारी है, लोकसभा में जारी है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तर्क रखे जा रहे हैं। यह आप सीधी तस्वीर भी देख रहे हैं यहां की। थंबादुरई इस वक्त बोल रहे हैं एआईएडीएमके के, और इसमें कांग्रेस ने विरोध नहीं किया है, लेकिन किंतु परंतु आरोप यह लगाया है कि सरकार ने इतनी जल्दबाजी में क्यों इस बिल को रखा है, क्यों नहीं इस पर व्यापक विचार विमर्श किए गए। लेकिन ये तमाम विरोधों के बावजूद और कुछ और भी मुद्दे उठाए, जिसका जवाब अरुण जेटली ने दिया है। लेकिन कांग्रेस ने किंतु परंतु के साथ इस बिल का विरोध नहीं किया है, समर्थन किया है। लेकिन जब इस चर्चा की शुरुआत हुई तो बीजेपी नेता थावरचंद गहलोत ने इसकी शुरुआत की, और क्या कहा ये भी सुनिए। ऐतिहासिक निर्णय लेने की जरूरत है, ऐतिहासिक प्रयास करने की जरूरत है। इन सामान्य वर्ग के, गरीब तबके के लोगों को भी सामाजिक समता और सामाजिक समरसता की दृष्टि से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब बने थे तो उन्होंने कहा था उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, सबका साथ सबका विकास, जो कहा था वो किया, और आगे कारगर कदम उठाने की दृष्टि से ये संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, तो ये प्रस्ताव रखा गया और इसके बाद क्यों ये बिल सही है, क्यों इस पर विरोध नहीं होना चाहिए, क्यों ये संविधान के नजरिए से भी गलत नहीं है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि संविधान की भावना के खिलाफ है, संविधान में केवल जाति और के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है, या फिर शिक्षा के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है, लेकिन यह आर्थिक आधार है ही नहीं संविधान में। इन सारी बातों का जवाब अरुण जेटली ने दिया है। क्या कहा है सुनिए। मैं तो यहां देख रहा हूं कि अधिकतर राजनीतिक दल, चाहे इस तरफ हो या उधर हो, जब उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए थे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के जो गरीब हैं उन्हें आरक्षण मिले, ये जुमला तो उसमें डाला था। और इसलिए आज तक कई सरकारें आई, केंद्र में भी राज्यों में भी कई बार प्रयास भी हुआ, लेकिन सही रास्ते से प्रयास नहीं हुआ, और इसलिए वो कानूनी रोक के अंदर आकर कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं खड़ी हो गई। और अरुण जेटली ने विस्तार से इस बात को रखा है। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि संविधान में जो प्रावधान किया गया है, संविधान की जो धाराएं हैं उनमें जो प्रावधान है, चाहे वो 15 हो 16 हो, जिसमें आरक्षण के बारे में विस्तार से बताया गया है किस क्या क्या आधार हो, और जो सुप्रीम कोर्ट ने सीमा 50% की तय की थी, उसके अलावा क्यों और कैसे मुमकिन है आर्थिक आधार पर गैर आरक्षित वर्ग को ये आरक्षण दिया जाना, इसको विस्तार से उन्होंने संसद के पटल पर रखा है। लेकिन इसको लेकर के संसद के बाहर भी राजनीति चरम पर है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या दूसरे दलों के। सबके पक्ष आज दिन भर लगातार सामने आ रहे हैं, और इसी से तय होगा कि इस बिल का क्या भविष्य रहने वाला है। सुनिए यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा क्या कह रहे हैं इस बिल को लेकर। सरकार ने गरीब सवर्णों को, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देकर के एक तरह से मास्टर स्ट्रोक मारा है, और आज उस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, क्या कहेंगे कि क्या ये पॉलिटिक्स जो आने वाले समय मिशन 2019 सामने है, इसको मास्टर स्ट्रोक हम कह सकते हैं? मैं समझता हूं कि इस प्रकार के शब्द उचित नहीं होगा। मोदी जी कोई स्ट्रोक नहीं मारते। मोदी जी सबका साथ सबका विकास
कि जो मूल अवधारणा है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद का मूल मंत्र है कि निचले तबके के जो भी कुचले पिछड़े जो लोग हैं उनको बराबरी पर लाना होगा अगर देश की हम उन्नति चाहते हैं तो। कांग्रेस 60 साल से ऊपर शासन में रही, कभी पिछड़ों के बारे में संवैधानिक दर्जा आयोग को मिल जाए इसकी कभी नहीं सोचा। बीजेपी ने दिया। अनुसूचित के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए काम करते करते सवर्ण में भी जो गरीब हैं उनकी चिंता क्यों नहीं करेगी सरकार? उन्होंने कौन सा कसूर किया? जिस चीज को कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा भी नहीं इतने बड़े शासनकाल में किसी भी दल ने, मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी कार्यशैली से दिखा दिया कि जातियों से उठकर कोई अगर निर्णय ले सकता है तो केवल बीजेपी और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ले सकते हैं। सवर्णों को कमजोर, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको आरक्षण देने पे मानना है कि ये अंत्योदय का जो उद्देश्य है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों में बीजेपी चलती है, अंत्योदय को लेकर चलती है और उसी के तहत ये आरक्षण भी दिया जा रहा है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। और इस में जो राजनीतिक पहलू है वो अपने आप में दिलचस्प है। कोई भी दल सीधे सीधे इस बिल का विरोध नहीं कर सकता। यही बात अरुण जेटली ने भी कही है संसद के पटल पर कि सभी दलों ने अपने अपने घोषणा पत्रों में कहीं न कहीं आर्थिक आधार पर जो सवर्ण तबका है या जो गैर आरक्षित तबका है, उसमें जो पिछड़े लोग हैं, गरीब हैं, उनको आरक्षण दिए जाने की वकालत की है। और आज जब यह बिल लाया जा रहा है तो फिर विरोध और किंतु परंतु क्यों? और यही वजह है कि सभी दल समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन राजनीति है, सियासत है, तो किंतु परंतु के साथ। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं इस बिल को लेकर के और आजम खां क्या कह रहे हैं। मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिर्फ आर्थिक स्थिति ही बुनियाद नहीं होगी बल्कि सामाजिक स्थिति। सच्चर कमीशन इस पर 10 साल पहले ही ये रिपोर्ट दे चुका है कि मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति दलितों से भी बदतर है। इसीलिए हमने मांग की थी कि हमें दलितों की श्रेणी में कर दिया जाए मुसलमानों को। मुसलमानों के साथ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तीनों पिछड़ेपन है। वही पिछड़ापन जो दलितों के लिए है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वही पिछड़ापन मुसलमान। लिहाजा हम 5% इस 10% में से 5% अपनी हिस्सेदारी का मुतालबा करते हैं। आपको बताएं कि ये जो 10% का आरक्षण रखा गया है, का प्रावधान प्रस्ताव जो किया गया है इस बिल में, ये पास होता है नहीं होता है, कानून बनता है, ये तो अभी देखना बाकी है, लेकिन जो प्रस्ताव है उसमें सभी आते हैं जिनको अब तक आरक्षण नहीं मिल रहा था, चाहे वो अगड़े तबके के लोग हों, चाहे वो जातियां जिनको आरक्षण नहीं अभी तक मिल पा रही थी, या वो धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, जैन हो, सब के सब इसमें हैं। गैर आरक्षित यानी अब तक केवल SC, ST और OBC को आरक्षण मिल पा रहा था। उसके अलावा जितनी आबादी थी देश की, उन सभी में से जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिनकी आमदनी 8 लाख प्रति वर्ष से कम है, उन सबको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अब आजम खां कह रहे हैं कि बिल अच्छा है, मगर जो 10% दे रहे हैं उसमें से आधा आप मुसलमानों के लिए दे दीजिए, 5%। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता विरोध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक नया पिटारा भी खोल रहे हैं। सुनिए। रामगोपाल यादव, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आखिरकार क्यों? सन 52 से लेके आज तक कभी भी सदन का एक्सटेंशन सदन को सूचित बगैर किए हुए नहीं हुआ है, कभी भी। आज पहली बार ऐसा हुआ है। तो कुछ परंपराएं होती हैं, अगर परंपराएं टूटेंगी तो हम लोग उसको ऐसे ही मूक दर्शक बनकर नहीं देखेंगे, विरोध तो करेंगे, इसलिए विरोध कर। सर, 10% में जो सवर्णों को आरक्षण देने की बात की गई, जो इकोनॉमिक रूप से पिछड़े हैं, उस पर पार्टी का क्या रुख रहेगा? पार्टी उसका समर्थन करेगी। तो सर, हमें जब बैकवर्ड क्लास के लिए 54% की मांग करेगी, क्योंकि 50% का बैरियर खत्म हो गया। तो साफ तौर पर पार्टी जो है वो इसका समर्थन करेगी, साथ ही साथ बैकवर्ड क्लास के लिए 54% आरक्षण की मांग भी करेंगे। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। कि ये आरक्षण तो मिले
जो सामान्य तबके के लोग हैं, लेकिन जो अब तक मिलता रहा है ओबीसी को, उसको बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए, यानी 27 से सीधे उसको 54 कर दिया जाए। ये मांग है समाजवादी पार्टी की तरफ से। मायावती बीएसपी प्रमुख बार बार हालांकि सवर्णों को आरक्षण देने की मांग करती रही हैं और इस बिल को लेकर भी वो भी विरोध नहीं कर पा रही हैं, लेकिन समर्थन भी सीधे सीधे नहीं। सुनिए। गरीब सवर्णों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण की सुविधा दिए जाने की बीएसपी की ये मांग कोई नई बात नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है और इसके लिए संसद के अंदर व बाहर भी हमारी पार्टी ने काफ़ी संघर्ष भी किया है, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसलिए बीएसपी की लंबित पड़ी इस मांग को केंद्र की बीजेपी की सरकार ने वैसे अब काफ़ी आधे अधूरे व अपरिपक्व तरीके से इसे स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वर्ण समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के कल के लिए गए फैसले का बीएसपी स्वागत करती है। जी, तो ये मोटे तौर पर जो चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, इस सब का पक्ष आपने सुना मेरे साथ। और ये अभी चर्चा जारी है, मैं आपको बता दूं, कोई भी यहां पर प्रमुख नेता बोलते हैं तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। ये बहस इस वक्त चल रही है लोकसभा में, लेकिन इस बीच मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र दुबे साहब, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। ये वाकई जो बात कल से हम लोग कर रहे हैं कि ये कहीं न कहीं मोदी का, बीजेपी का, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, तो कोई भी दल चाहे कितने भी किंतु परंतु इसमें लगा रहे हो, लेकिन विरोध नहीं कर पा रहे, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, विरोध करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए कि सवर्ण या अनारक्षित वर्ग भी वोटर है और इसी देश का एक अंग है। अभी तक होता क्या था कि ये ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण के नाम पे एकत्रित करते थे और जो सवर्ण होता था उसको कहते थे कि नहीं, हम आपका भी ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत करिए, और अपने घोषणा पत्र में भी कभी कदार लिख देते थे। सिर्फ एक मायावती हैं जो कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। यह अलग बात है कि कभी राज्य में रहते हुए उन्होंने उसकी दिशा में नोटिफिकेशन भी नहीं जारी दिया, वो भले कोर्ट से गिर जाता है, लेकिन पता चलता कि वाकई प्रयास है, क्योंकि इन लोगों की राजनीति एक वर्ग तक सीमित है। कोई दलित का तुष्टीकरण करना चाहता है, कोई ओबीसी का तुष्टीकरण करना चाहता है। अभी जो बहस चल रही इस समय लोकसभा में, इसमें दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक ऑब्जेक्शन ये है कि साहब हमारे संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ठीक बात है, इसीलिए सरकार संविधान संशोधन बिल लाई है। वो इस आरक्षण से कुछ नहीं मांग रही है, वो कह रहे हम संशोधन करेंगे। आज मेरी कई वकीलों से बात हुई जो संविधान के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि भाई जब अभी तक जो संविधान में लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर, सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर आरक्षण होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एम्बिट में सारे निर्णय दिए कि भाई इससे आप अलग नहीं दे सकते। तो क्या एक नया आधार आर्थिक नहीं जोड़ा जा सकता? भाई संविधान कोई मृत पुस्तक नहीं होती, वो एक समाज का एक जीवंत डॉक्यूमेंट है। आज से 70 साल पहले जब संविधान बना, जो हमारे निर्माता थे उनको लगा कि ये सवर्ण जाति के लोगों की स्थिति ठीक ठाक है, ये जो बहुत नीचे लोग हैं और ठीक भी था उनका, इनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने 15-16 में उसकी व्यवस्था कर दी। तो एक मेरा मुद्दा ये कि अब जब नया आर्थिक आधार जोड़ा जा रहा है संशोधन के जरिए, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसको इतने आसानी से स्ट्रक डाउन कर जाएगी। दूसरी बात आप देखिए, ये लोग ऐसा 50% जेटली जी ने साफ साफ रखा है आज संसद सीलिंग भी में, उसी इस बात को जो आप कह रहे आरक्षण पर है। हाँ, 50% की सीलिंग भी उसी जातिगत आरक्षण के लिए। जब हम कोई नया एक मापदंड रखेंगे तो जाहिर हो सीलिंग बढ़ाएंगे। और जो ये कहते हैं कि सीलिंग नहीं बढ़ सकती, ये तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। तमिलनाडु क्या अमेरिका में है? इस देश में नहीं है। मतलब अजीब बात करते हैं लोग तुष्टीकरण के नाम पर। और मुझे तो ये लगता है
कि जैसे मिर्ची से लग गई हो कुछ पार्टियों को। अरे भाई, अगर जो गरीब सवर्ण है, क्या उसका भूखा रहना जरूरी है? नंगा रहना जरूरी है? वो फटे हाल रहे, उसके बच्चे पढ़े ना, यही ये लोग चाहते हैं। और अगर सरकार जी, अगला सवाल मेरा यही है, होगा नहीं होगा एक अलग बात है। अगला सवाल मेरा इसी से है जुड़ा हुआ कि कोई विरोध तो नहीं कर पा रहा कोई भी दल, लेकिन किंतु परंतु सभी में है और इसीलिए बहस भी चल रही है। और बहस कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मुझे अब तक सुनाई दी, जो भी, चाहे वो कांग्रेस के हो या डीएमके के हो, तो ये एक नेगेटिविटी है सब में। उसका क्या मतलब है? ये किंतु परंतु का क्या मतलब है? देखिए, किंतु परंतु का ये मतलब है कि मोदी जी ने कहते हैं टाइमिंग गलत है। मैं कहता हूं जो होशियार खिलाड़ी होता है मौके पर ही गोल मारता है। कोई पहले थोड़ी बताता फुटबॉल मैच में कि होशियार रहिए, मैं ये गोल मारने वाला। अरे भाई ठीक है, पॉलिटिकल प्लेयर, उन्होंने गोल मारा, अब आप गोल हो गया तो आप चिल्ला रहे कि नहीं नहीं ये गोल इस समय नहीं होना चाहिए था। अब अगर ये कहते हैं टाइमिंग गलत है, तो आप हमको बताइए जितने गठबंधन हो रहे हैं, एसपी बीएसपी, चुनाव पहले क्यों हुआ? 4 साल पहले क्यों नहीं हो गए? उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी छोड़कर बिहार में आरजेडी तब क्यों चले गए? पहले क्यों नहीं? अरे भाई, समय के अनुसार आप टाइम देख करके चुनाव का गठबंधन कर सकती है पार्टियां, लेकिन अगर आरक्षण का बिल आएगा तो कहीं नहीं ये टाइमिंग इसकी ठीक नहीं। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। किंतु परंतु इसलिए है कि अंदर से नहीं चाहते। उनको लगता है कि जिस बात पर हम ओबीसी, एससी, एसटी को अभी तक लुभाते रहे, घुमाते रहे, वो एक उनका जो एक जिसको कहते हैं एक हथियार है, वो हाथ से निकल जाएगा। और विरोध इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वोट तो सवर्ण को भी देना ना, अनारक्षित वर्ग को भी देना ना, तो अगर उनको नाराज करे तो चुनाव में क्या होगा? तो इनकी गति जो है वही सांप सचुंदर वाली है कि हम न उगलते बनना ना खाते बनना। तो ये तो हम और यहां आकर के कहीं ना कहीं आपने जो कहा कि अब ये है मोदी का मास्टर स्ट्रोक, उस मास्टर स्ट्रोक में सभी जो है चित्त होते नजर अभी आ रहे हैं सियासी तौर पर, ना विरोध कर पा रहे हैं ना समर्थन कर पा रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में जो ऐतिहासिक बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कितना बड़ा ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार इस देश में ऐसा होगा कि चाहे वो ब्राह्मण का गरीब हो, क्षत्रिय का, वैश्य का, या फिर मुसलमान का गरीब हो, जैन का गरीब हो, सिख संप्रदाय से गरीब हो, कोई हो, अगर वो गरीब है, अगर वो अपने बच्चों को उस स्तर तक नहीं शिक्षा दे पा रहा है जो उस कंपटीशन में क्वालिफाई कर सके, जो लेवल ऑफ कंपटीशन है, तो सबको मिलेगा। इसमें मुस्लिम भी हैं, इसमें जैन भी है, इसमें सिख भी हैं, इसमें अगड़े भी हैं, इसमें पिछड़े भी हैं। देखिए, हाँ, मैं आपको बताऊं, इस बिल से सबसे ज्यादा प्रसन्न मुसलमानों को होना चाहिए, जो लगातार अपने लिए आरक्षण की बात कर रहे थे। उनको बगैर मुस्लिम का टैग दिए आरक्षण मिलने वाला है अगर ये पास हो जाता है। सिख, देखिए, उनकी कम्युनिटी में स्वयं बड़े सक्षम लोग हैं, बहुत मेहनती लोग, उनको बहुत नौकरियों की जरूरत नहीं थी। जैन्स भी कुल मिलाकर अच्छी पोजीशन में रहते हैं, शायद 1-8% ऐसे लोग जिनको आरक्षण जो, तो बेसिक सबसे ज्यादा फायदा तो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, इनके लोगों को और मुसलमानों को मिलने वाला है। तो मुझे लगता है मुस्लिम पार्टी इसको तो इसका खुल के समर्थन करना चाहिए कि जो बात के लिए वो पिछले 50-60 साल से लड़ रहे थे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है हमको, और देखिए इसके साथ ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ही, बड़े शिक्षण संस्थानों में भी कहा गया कि हम उसको आरक्षण देंगे। तो मुझे लगता है कि इस बात को बगैर किसी पॉलिटिकल दृष्टिकोण रखे ये सोचना चाहिए कि एक सही कदम सरकार ने उठाया, भले चुनावी उद्देश्य से उठाया, भले चुनाव को जीतने के लिए उठाया, तो ये आपके पास भी मौका था, आप जब सत्ता में थे आप भी उठा सकते थे। कौन पार्टी नहीं करती अगर है? कहा कांग्रेस ने, तो उसने कहा कि ये राजनीति है, राजनीति तो सभी करते हैं जो कर सकते। और आप देखिए करते, और देखिए कल दिन भर कांग्रेस नानुकुर करती रही, शाम को जब इनके कोर ग्रुप की बैठक हुई तब इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हम इसका समर्थन करते हैं। एसपी भी 24 घंटे उसी में लगी रही, फिर उन्होंने उसको तोला नापा
कि यार ये तो सारे जो सवर्ण है हमारे खिलाफ चले जाएंगे, तो वो भी करने लगे। अब राम गोपाल जी बड़ी मुसलमान बात कर रहे हैं, सवर्ण ही नहीं बल्कि 10% मुसलमान दे दीजिए, हमको 27 से हाँ वो अब आप बताइए, जो सबको और जो मुस्लिम को बैकवर्ड ये सब मानते हैं, तो उनको तो इसका खुल के समर्थन करना चाहिए कि चलिए एक भले बीजेपी जो जिसको वो एंटी मुस्लिम समझते हैं, एक ऐसा बिल ले आई जहां उनके बेटे को भी मिलेगा आरक्षण। ये सिर्फ अकेले और शायद सबसे ज्यादा मुस्लिम को मिले कि उनके यहां तो 8 लाख की कमाई की कल्पना ही नहीं है, उनके यहां तो 100 स्क्वायर फीट का मकान नहीं है। बाकी जो सवर्ण जातियां वहां तो फिर भी स्थिति दूसरी है कि क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कौन सवर्ण मुसलमानों में तो 90% यही लोग हैं, तो मैक्सिमम फायदा और ये भी देखा जाए मुझे जो 30% की बची आबादी है सामान्य वर्ग में, जिनको अब तक आरक्षण नहीं मिल रहा था, देश की आबादी का जो 30% हिस्सा है करीब करीब, उसमें से सबसे ज्यादा मुसलमान ही है उस 30% में, और उन जाहिर है कि वो आरक्षण का फायदा भी उन्हीं को सबसे ज्यादा मिलेगा। और उस 30% के बल पर आप चुनाव भी जीत रहे हैं हर एरिया में, तो आपका तो जो पार्टियां नहीं जिता रहा ना, तो बड़ा ही दिलचस्प है। इसलिए एक ऐसा तीर है, समय इतना ही था सुरेंद्र जी, आपसे मैं यही समझना चाह रहा था कुछ बातों को जो इस वक्त चर्चा चल रही है। आगे चर्चा जरूर देखिए कि कौन क्या पक्ष ले रहा है, कोई इसका विरोध नहीं कर पा रहा है, और शायद देश का एक बड़ा तबका, जितने भी जानकार हैं, वो मानते हैं कि वाकई उस तबके को जिन्हें आरक्षण नहीं मिला था, उनमें जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जो आज के इस प्रतिस्पर्धा में नहीं हिस्सा ले पा रहे हैं अपनी कमजोरी की वजह से, आर्थिक कमजोरी की वजह से, उनको मदद की जरूरत है। और ये अगर पास होता है, कानून बनता है 10% आरक्षण का, तो उन सबको इसका फायदा मिलेगा। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र जी। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।